मेरे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, यहाँ के सांसद हैं, बड़े लोकप्रिय सांसद हैं, लगातार यहाँ से जीत पे जीत दर्ज करते हैं। तो राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ है। मेरे साथ बाबर चौहान जी हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और जो युवा समाजवादी पार्टी की शाखा है उसके अध्यक्ष हैं। मेरे साथ इसके अलावा जुड़े हैं अभिमन्यु त्यागी जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, सतीश प्रकाश जी बीएसपी के प्रवक्ता हैं और कई चैनलों में आप इनको देखते रहोगे, लगातार सक्रिय रहते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ पंकज गुप्ता जी हैं, पंकज गुप्ता जी है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व जो हैं अध्यक्ष हैं। कह सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवसाय है उसके ऊपर खासी नजर आएगी, उनसे ही सवाल यही होंगे। और इसके अलावा मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं जेपी पांडे जी, दैनिक जागरण के यहाँ के संपादक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुरुआत राजेंद्र अग्रवाल जी आपसे ही करते हैं। मैं पिछले सेशन से एक सवाल उठाता हूं और उससे शुरुआत करता हूं क्योंकि हम मेरठ में हैं और मेरठ में सोतीगंज जो है वो मुद्दा एक बड़ा हो जाता है और आप लगातार संघर्ष कर रहे थे सोतीगंज को लेकर के। आपने संसद में लगातार कई बार, कह सकता हूं शायद एक दशक से आप संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता जुड़े थे उन्होंने कहा ये आखिर में क्यों हुआ कि जब चुनाव आ रहे थे तभी सोतीगंज पे जो है वो सब होता है। इससे पहले आपकी सरकार 5 साल थी, पूरे 5 साल चली, तब क्यों ये कार्रवाई नहीं हुई? जी हाँ, धन्यवाद दूरदर्शन का भी और जितने भी हमारे इसके सहयोगी प्रायोजक हैं सभी का धन्यवाद। आप मेरठ में आए, आपका मेरठ में स्वागत भी है। देखिए, सोतीगंज का जो विषय है आपने ठीक कहा, मैंने इसको पहली बार 2014 में उठाया और मुझे एक ऐसी बात हुई। सर एक मिनट, आप इससे पहले आगे बढ़े, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ बता देता हूं ताकि जब आप बार बार कहें तो लोगों की जो देश भर का हमारा ऑडियंस वो जान सके। ये सोतीगंज मेरठ का वो इलाका था जहां ये कहा जाता है कि देश में जितनी गाड़ियां चोरी होती थी वो यहां आती थी और यहां पर एक पूरा गैंग था जो इन गाड़ियों को काटता था और इनके पुर्जे जो है निकाल करके बेच देता था सोतीगंज बाजार। मैं वही एक मैं उसी को बताने वाला था। कर्नाटक के हमारे एक मित्र सांसद थे, उन्होंने कहा कि मेरी अग्रवाल साहब एक गाड़ी मैं यहाँ रखता हूँ दिल्ली में, स्कॉर्पियो, और वो एक्सीडेंट में कुछ जरा खराब हो गई है और मुझे पता चला है कि आपके मेरठ में उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मुझे हल्का सा पता तो था, मैंने कहा नहीं आपको ऐसी कुछ बात नहीं है, तो मैंने उस बात को टाल दिया। परंतु इस बात ने मुझको एकदम से क्लिक किया कि ये तो बड़ी बदनामी जो है, हमारा जो अपयश है मेरठ का, ये दूर तक पहुंचा हुआ है। ये बातें 2011-12 की बात होगी। तो फिर मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया और जैसा मैंने अभी कहा 2014 में मैंने पार्लियामेंट में पहली बार उठाया। कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं हुई, कहीं पर कोई एक्शन नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। मैंने प्रतीक्षा की, थोड़ा अन्य स्थानों पर भी उसकी चर्चा की। फिर 2016 में मैंने दोबारा उठाया उसको और उस बार तो आपको ध्यान होगा मैंने ये तक कहा कि जो सदर का थाना है, मैंने रिकॉर्ड में किया है, पार्लियामेंट के अंदर ही संसद में बोला है ये कि सदर का थाना सबसे महंगे थानों में से एक है क्योंकि वो सबके सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यानी ऐसा कहकर के मैंने, आप कह सकते हैं कि मैंने प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर उंगली उठाई, परंतु उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और बल्कि आंकड़े ये हैं, उस दौरान ये जो अवैध कटान का जो मसला था, चोरियां बढ़ गई, मोटरसाइकिल उड़ जाती थी, लोग विवाह में आए हैं, बाहर जाएंगे तो उनकी कार उड़ जाती थी और बाद में तो ये तक हुआ कि आपको जोन सी कार चाहिए जिस प्रकार की, वो हम उठा करके आपको दे सकते हो चोरी करके, ये स्थिति बन गई थी। बहरहाल कुछ नहीं हुआ। फिर 2017 में सरकार बदली प्रदेश की और मैंने इसको फिर उठाया तीसरी बार, उसके बाद कार्रवाई हुई। तो ये जो सारे विषय हैं ये सबके सामने हैं और बेशक किसी ने यदि ये कहा है कि अब क्यों हुआ था, चलिए थोड़ा देर होगी लेकिन हुआ, अच्छे ढंग से हुआ। हालांकि कार्रवाई इसकी 2019 से शुरू हो गई थी, उसके बाद जो है कुछ अन्य स्थानों पर फैल गया था। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि और अन्य स्थानों पर फैल गया है ये, इसको भी नियंत्रित किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के 2021 में जब मैंने पार्लियामेंट में इसको एक अंतरराज्य गिरोह के रूप में मैंने इसकी चर्चा की और मैंने ये भी कहा कि इसके अंदर कुछ आतंकवादी घटनाएं भी इससे जुड़ी भी हो सकती हैं, कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग का विषय भी जुड़ा हो सकता है। तो मैंने बल्कि ये भी डिमांड की कि कोई इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कोई विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए जो सौम्य समन्वय स्थापित करके इस काम को ठीक से इसको हैंडल करे। तो अंततः कार्रवाई हुई और हम सब जानते हैं कि एक जो बड़ा कलंक था जो मेरे ध्यान में कर्नाटक के ऑनरेबल एमपी ने लाया था, वो काफी सीमा तक समाप्त हुआ है, दूर हुआ है
और यहाँ जो बैठे में दर्शक मेरे उनकी मैं गवाही जरूर चाहूंगा, यदि वो चाहे तो बताएंगे बाद में। बिल्कुल। उनकी गाड़ियां की चोरी की संख्या भी कम हुई होगी, ठीक है, मोटरसाइकिल बच्चों की उठना बंद हुई होंगी, कम हुई होंगी। तो एक बड़ा एक विषय था। ठीक है, ये ऑडियंस से मैं सवाल लूंगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से सोतीगंज मेरठ के लिए एक मुद्दा है, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां जो पहले दौर चरण का चुनाव है, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इस पहले दौर के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही विकास मुद्दा रहा है। हमने 2014 का चुनाव भी लड़ा तो इसी आधार पर लड़ा कि हमने भी देखिए विकास किया है। हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया, जो कुछ उन्होंने गुजरात में किया था उसका हमने उदाहरण प्रस्तुत किया, और हमने विकास को ही मुद्दा हमेशा बनाया है। 2014 में जनता ने हम पर भरोसा किया, हमने विकास करके दिखाया, प्रधानमंत्री ने विकास करके दिखाया। उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 2017 के अंदर भी हमारे उस केंद्र सरकार के काम को लोगों ने पसंद किया, और 17 में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी। फिर जो दूसरे प्रदेश में भी सरकार बन गई, हमारी केंद्र में सरकार बन गई, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। निरंतर प्रदेश के अंदर भी 5 साल के अंदर विकास के इतने काम हुए, वही हमारा एजेंडा है। और यदि उसके साथ साथ हो सकता है आप आगे कोई प्रश्न करें तो कानून व्यवस्था की क्या बात है, ये जो है अन्य जो विषयों की क्या बात है। हम ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था यदि ठीक नहीं होगी, सुरक्षा यदि ठीक नहीं होगी, यदि बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, यदि बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं होंगी, तो किसी भी प्रकार का विकास संभव ही नहीं है। उसका वातावरण तभी बनता है जब सुरक्षा हो, इसलिए सुरक्षा प्री कंडीशन है विकास की। लेकिन हमारे लिए मुद्दा केवल विकास है, और उसके लिए जो भी कारक हैं हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और विकास करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सुरक्षा इसलिए जरूरी है ताकि विकास हो सके, राजेंद्र जी कह रहे हैं, और विकास मूलतः मुद्दा है। ये बयानबाजी तो बहुत सुनने में आ रही है, लेकिन अगर ग्राउंड पे मैं कहूं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आपके पास माइक लगा हुआ चल रहा है, अच्छा, तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या मुद्दे आप लोग को लगता है? मुद्दा है महंगाई, किसान, बेरोजगारी, जो हॉट मुद्दे हैं। और मुद्दे नहीं है ये सच्चाई है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, बेरोजगारी का है। जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, रोजगारी पे, रोजगारी नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से विफल है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, और अभी कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे थे। कल ही बाप बेटे की हत्या हुई है यहीं हमारे यहाँ, ट्रैक्टर पे जा रहे थे गन्ना डालने के लिए, तो कानून व्यवस्था भी, ये प्रमुख मुद्दे हैं हमारे। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। पर क्या इसके लिए सवाल है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप जो सत्ता में होता है उनकी कमियां तो गिनाते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी, इसका कोई रोड मैप है सपा के पास कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव है और कई बार ऐसा लगता है कि महंगाई जैसा मुद्दा है वो, कई बार कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्रीय मुद्दा है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम है। तो क्या आपके पास कोई जो है कह सकते हैं कि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड हमारे पास भी है, रिपोर्ट कार्ड जनता के पास भी है, और उसका रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट 10 मार्च को आने भी जा रहा है। ठीक है, सबको इस चीज का पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं ये जो रोड मैप कह रहा हूं, आपके पास रोड मैप है, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? आप कंट्रोल अभी तो बताने वाली बात है ना, सरकार में आएंगे तो कंट्रोल भी होगा। 2014 से पहले पेट्रोल का मूल्य क्या था, डीजल का मूल्य क्या था, उसके बाद क्या है, हर चीज पे महंगाई। आज सरसों के तेल का मूल्य क्या है, इसके पहले क्या था। तो ये तो वो चीजें हैं जो लोग रोज के इस्तेमाल की चीजें हैं। मेरा सवाल होगा बाबर जी कि अगर आप पेट्रोल के प्राइस की बात कर रहे हैं, क्या आप, क्योंकि आपके वादे हो सकते हैं चुनाव में, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो टैक्स हैं पेट्रोल पर, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो वो टैक्स कम करेगी? क्योंकि ये बात सभी करते हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार जब टैक्स कम करने की बात होती है उसको लगता है कि हमारी इनकम कैसे होगी, कोई कम नहीं करता। इस वक्त सारी सरकारें खूब जम के टैक्स ले रही है, तमाम राज्य सरकारें। क्या आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर हम 20 रुपए 30 रुपए धड़ाक से कम कर देंगे? नहीं, ये तो केंद्र सरकार करेगी ना इसे। तो नहीं, केंद्र टैक्स तो राज्य सरकार के टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार जो भी हो सकता होगा करेगी। हाँ, लेकिन वादा नहीं है आपका? नहीं, वादा नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए मैं आता हूं सीधा पांडे जी के पास। पांडे जी, आपके हिसाब से जी माफ कीजिएगा, अभिमन्यु त्यागी जी, क्षमा चाहूंगा त्यागी जी, हाँ पांडे जी उधर है, पांडे जी के पास मैं सब नेताओं की बात सुनने के बाद आऊंगा। तो अभिमन्यु त्यागी जी,
कांग्रेस किन मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ रही है? एक तो हमने बार बार सुना लड़कियों लड़ सकती हूं, ठीक है, एक महिलाओं की बात आप कर रहे हैं। इसके अलावा और कुल मिलाकर इस पहले दौर के चुनाव में आपके मुद्दे क्या? देखिए, इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ दो तरीके के लोग हैं, एक शोषित, एक शोषक। सोनभद्र की घटना हुई, आदिवासियों पर 100 से ज्यादा अस्त्रधारी लोगों ने हमला किया, 18 से ज्यादा आदिवासियों की मौत हुई। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, इसी तरह उन्नाव की घटना हुई, वहां एक भाजपा के विधायक ने एक लड़की का बलात्कार किया। कांग्रेस पार्टी ने जो लड़की थी वो लड़ रही थी, उसकी माता आशा सिंह को टिकट दिया। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पुलिस ने चीरहरण करने की जिन रितु सिंह की कोशिश करी, कांग्रेस पार्टी ने रितु सिंह को टिकट दिया। निषादों ने जब बालू माफिया का विरोध किया तो उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उनकी नावें तोड़ दी। उन्हीं में से एक महिला को, अल्पना निषाद को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। इसी तरह खुशी दुबे की माताजी को टिकट दिया। सीए एनआरसी में, लखनऊ में, तमाम उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, पुलिस ने पीटा, जेल में भेजा, उन्हीं में से एक लड़ने वाली महिला को, सदफ जफर को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी पीड़ित की तरफ खड़ी है। आप नाम ले सकते हो उनका, जो सीए वाले आप कह रहे, क्योंकि सीए को लेकर अभी जो वो एक अलग मसला। हाँ, कांग्रेस पार्टी पीड़ित की तरफ खड़ी हुई है, शोषित की तरफ खड़ी हुई है। एक शोषक है समाज जो शोषण कर रहा है, हम पीड़ित की तरफ खड़े हुए हैं। अब जनता तय करेगी वो किसको टिकट देगी, किसको वोट करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना काम कर दिया। हम लड़ रहे हैं चुनाव, 2500 रुपए धान का दाम देंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं, 2500 रुपए गेहूं का दाम देंगे। आज 1975 गेहूं का दाम है। मेरा गेहूं 1400 रुपए कुंटल बिकता है, क्योंकि सरकारी खरीद महज 6% होती है। कहीं से सुधार तो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए में धान, 2500 रुपए में गेहूं ले रही है। हम कह रहे हैं कि 400 रुपए कुंटल हम गन्ने का दाम देंगे। 2017 में भाजपा ने कहा, वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 रुपए कुंटल गन्ने का दाम दिया जाएगा। आज गन्ने का दाम 350 रुपए कुंटल है। इन्होंने वादा किया था 14 दिन में गन्ने का बकाया दिया जाएगा। मैं खुद गन्ना किसान हूं, सिंभावली शुगर मिल में मेरा बॉन्ड है। 2 साल से गन्ने लोगों को नहीं मिला है। 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया किसानों का सरकार पर, शुगर मिल पर। इन्होंने वादा किया था कि 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से हम बिजली का दाम लेंगे। 7.5 रुपए के हिसाब से इन्होंने 5 साल हमको लूटा, जनता को लूटा। इन्होंने वादा किया था कि जो नीलगाय है और आवारा पशु से किसानों को और आम जनता को बचाएंगे, लेकिन 2017 में जो बच्चे बछड़ा ढूंढने से नहीं मिलते थे, आज एक एक ब्लॉक पे 8 से 10 हजार आवारा पशु है। मैं आवारा गाय नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उस सनातन जो हमारे संस्कार है, उसमें गाय को हम पूछते हैं। ठीक है, लेकिन आज गायों का और बेचारों की जितनी दुर्गति है उतनी कभी नहीं हुई है। दो जल्दी से मेरे काउंटर क्वेश्चन। जी, आपने नाम लिए कई लोगों की, इनको टिकट दिया, इनको टिकट दिया। आपकी पोस्टर गर्ल थी जी, प्रियंका मौर्य जी, वो कह रही है कि भाई टिकट पहले से ही फिक्स थे। आपकी पोस्टर गर्ल थी, वो कह रही है मुझे वादा किया गया। उनको क्यों नहीं टिकट दिया जब सबको टिकट दिया? हम तो एक और बात कह रहे हैं, हाँ, कि हमने एक पोस्टर गर्ल को भी नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करा। चलिए ठीक है, मतलब हम तो चाहते हैं, आप बीजेपी के लिए हम तो नेता चाहते तैयार हैं कर रहे हैं। लड़की लड़ सकती हो, चाहे किसी भी दल में मिले। तो आप बीजेपी के लिए हम तो नेता भाजपा तैयार की कर रहे हैं। नेताओं के लिए भी ठीक कहते है, हैं, एक और जल्दी शक्ति के लिए से, एक और जल्दी से, सपा में भी कहते हैं एक और कि उनको भी जल्दी टिकट मिले, से, एक और बराबरी का अधिकार मिले, घर से जाकर चूल्हे चौके से बाहर ओके। निकल के अभिमन्यु बाहर जी, एक और जल्दी से मेरा काउंटर सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि सीए के खिलाफ जो महिलाएं लड़ रही थी, सीए के खिलाफ जो पूरा मामला अभी जो दिल्ली में जो दंगे हुए, वो आपने उसकी अदालती कार्रवाई देखी। पुलिस ने उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज पेश किए हैं। जिस तरह से दिल्ली को सीए के नाम पर जलाया गया, किस तरह के उन वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है, जिनको शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी कहा जा रहा था, कि डंडे सरिये इकट्ठे कर रहे थे और लगातार उन्होंने हमला किया। उनके जो चैट हैं, वो चैट पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत में पेश कर चुकी है। उस चैट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि पुलिस वाले को मारो, ये करना है, वो करना है। तो सवाल है कि इसी सीए के नाम पर तो लखनऊ जलाने की तैयारी थी। देखिए, हम कह बचा लिया गया। हम और आप कह रहे हैं आप उन लोगों को टिकट देना चाहते थे, लखनऊ जलाना चाहते थे कि शाहीन बाग के नेताओं को जो मंच पे बैठे थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी ज्वाइन करा दी।
आप उनसे भी सवाल पूछिए। ठीक है, हम कह रहे हैं जो कानून मानेगा, जो संविधान मानेगा, कांग्रेस पार्टी उनके सर साथ मैं है। शाहीन बाग और हम दंगे संविधान करने की वालों बात को मैं करते हैं। डिफर कर रहा हूं। हम कानून की मैं बात शाहीन करते बाग में हैं। जो जो बैठे हैं, आरोपी है, मैं आरोपी को उसका सजा मुद्दा मिलनी नहीं उठा रहा चाहिए। हूं। मैं लेकिन शाहीन बाग में जो लोग नहीं, मंच पे बैठे थे अभिमन्यु वो जी, भारतीय जनता पार्टी में अभिमन्यु कैसे जी, वो चलेंगे? ठीक है, वो आपका सवाल वैलिड हो सकता है, लेकिन मैं शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल उनको है जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, और मैं फिर कह रहा हूं पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि अदालत में वो सारी सीसीटीवी फुटेज, अदालत में वो सारी जो चैट है, व्हाट्सएप चैट, वो रखी गई है कि किस तरह से सीए के नाम पर दिल्ली को जलाया गया। और ये भी मत भूलिए कि इसी तरह से सीए के नाम पर लखनऊ को भी जलाने की तैयारी थी। पर ठीक है, मैं लाइट भी कंप्लीट, लाइट भी कंप्लीट। देखो, जो कानून का काम है वो कानून करेगी, उसके लिए कोर्ट कचहरी है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। ठीक है, दंगे के दो आरोपी ठाकुर संगीत सिंह सोम और ठाकुर सुरेश सिंह राणा भी थे। वो आज मंच पे बैठते हैं, ठीक है, फीता काटते हैं, ओके, चलिए, बिना ठीक किसी है, ट्रायल के वो अब बाहर खुले घूम रहे हैं। तो अपराधी तो कोई भी हो सकता है, मैं सतीश जी के पास आरोपी एक कोई भी हो सकता है, जब तक कोर्ट आरोप सिद्ध ना करती। ठीक है, ठीक है, दोषी ना ठहरा। ओके, नहीं, ये आरोप तो कपिल मिश्रा जी पे भी है। हाँ, कपिल मिश्रा जी नहीं पे नहीं, भी आपने आरोप। वो कार्रवाई देखी नहीं है। कपिल मिश्रा जब सड़क पर आए उससे पहले आरोपी को नहीं, नहीं, आरोपी नहीं, जेल में नहीं, नहीं, जो सबने दोषी देखा। है, वो ये जेल में जाए। ये तो सबने देखा है। कोई बात ही नहीं है। बाबर जी एक मिनट, हम संविधान को मानने हाँ, वाले लोग। एक मिनट, बाबर जी जो आप कह रहे हैं कपिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं ना, वो भी कोर्ट में उसके ऊपर भी जिरा हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, कृपया जाइए, वो पूरी कार्रवाई देखिए। कपिल मिश्रा जब इस पूरे आंदोलन में आए, उससे पहले के चैट में साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिस वाले को यहां मारना है। उसके पहले के वीडियो फुटेज में साफ तौर पर जो आंदोलनकारी हैं वो लाठी, डंडे, सरिये इकट्ठे करते दिखे गए हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि उनको ऐसे ऐसे जाकर यहां पर अटैक करना है। तो कृपया मैं कह रहा हूं कि उसको एक बार उस पूरा जो प्रोसिक्यूशन ने जो रखा है उन तथ्यों को देख लें फिर हम। लेकिन आपने जो कहा, त्यागी जी ने कहा, मैं उस पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा। सर जल्दी से, वो कह रहे हैं कि भाई दंगों के आरोपी तो आपके भी नेता थे, आज वो मंच पे बैठते हैं और उनमें ऐसे लोग हैं जो आप विधायक भी हैं। नहीं, सपा की सरकार के अंदर आरोप तो इस प्रकार के लग नहीं थे। और जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के डीएम को, एसपी को हटाया गया, वो ठीक दिशा में कार्रवाई कर रहे थे। और उसके बाद जो दंगा हुआ, जो सारे क्षेत्र के अंदर फैला, उसके परिणाम स्वरूप हमारे किसान जो थे उनको गांव छोड़ छोड़ करके जाना पड़ा। और देखा जाए तो संगीत सोम की या सुरेश राणा जी की जो भूमिका थी, उनको रोकने की थी, उनको थामने की थी, वो बवाल ज्यादा ना फैले। और आरोप तो लग नहीं थे, क्योंकि सरकार जो न्याय नहीं कर रही थी वो संगीत सोम और सुरेश राणा के साथ कैसे न्याय कर सकती थी। और कोर्ट ने बाद में जाकर के देखा, सब परीक्षण किया, अभी भी मामले वो हैं, वो सब स्पष्ट हो जाएंगे, सबके ध्यान में है। दंगे में उनकी कोई भूमिका नहीं। ठीक है, अदालत में मामला है, वो चीजें हम देख रहे हैं। मैं सतीश प्रकाश जी, सतीश जी, बीएसपी बहन मायावती जी आगरा में आई, उन्होंने चुनावी सभा की और वो सीधा सीधा उन्होंने कहा, देखिए हमने जितने लोगों के नाम रखे थे और ऐसे जगह जिलों के नाम, और नाम में ये भी बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा है कि नाम बदलने के आरोप जो है इन पर लगते हैं, लेकिन आंकड़ा ये दिखाता है कि आप बहन मायावती ने जितने जिलों के नाम रखे थे वो सब जो है सपा ने आते ही बदल दिए थे। तो ये जो नाम बदलने का मुद्दा है, कल वो छाया रहा, ये क्यों, और क्या मुद्दे आपको लगता है इसमें? अशोक जी, ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी ने, देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। और कुछ खामियां हैं, ऐतिहासिक खामियां हैं। बहुत सारे वर्गों के लोग जिनको इतिहास में जो हिस्सा मिलना चाहिए था, जो मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाया, उस खामी को बहुजन समाज पार्टी ने जब उनको सत्ता मिली, निश्चित रूप से उन वर्गों के, उन सेक्शंस के, उन लीडर्स, उन साधु महात्माओं के नाम पे जिलों के नाम किए। ये भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद उन जिलों को कहीं ना कहीं या तो उनके जिलों के नाम खत्म किए गए या जो जिले बनाए गए थे उनको खत्म किया। ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मेरा मानना यह है कि देखिए, जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप किसी पार्टी के लीडर नहीं होते, आप किसी जाति के लीडर नहीं होते, आप संविधान की शपथ लेते तो पूरे प्रदेश की जनता के आप लीडर होते, ठीक है, पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री होते। और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप हर व्यक्ति की जनभावनाओं का ध्यान रखें। अखिलेश जी ने शायद उन जनभावनाओं का ध्यान नहीं रखा। एक कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता क्या रही, इसके बारे में तो सपा ही जवाब दे सकती है। एक चीज मैं आपको कहूंगा अशोक जी, देखिए हम मेरठ की इस क्रांति धरा के ऊपर बैठे हैं।
मेरठ का एक ऐतिहासिक महत्व है। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अगर मेरठ की कुछ समस्याएं हैं, आदरणीय सांसद महोदय जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी दलों के लोग बैठे हैं। देखिए एक मिनट आप आगे बढ़े, बिल्कुल यहाँ की समस्याओं की और यहाँ पे जो आपके मुद्दे आप उनको उठाइए, लेकिन मेरा सिर्फ छोटा सा एक काउंटर क्वेश्चन है, वो ये कि मायावती जी ने जो सवाल उठाया, क्या आपको लगता है चुनावी मुद्दा है कि आप लोगों ने जो जिले बनाए थे उनके जो नाम रखे थे उसको सपा ने, क्योंकि कल मायावती जी की यही बयान जो है लगातार सुर्खियों में छाया रहा, या आपको लगता है कि मुद्दे कुछ और भी है? नहीं, देखिए बहन जी के तमाम ऐसे निर्णय हैं कि जिनके ऊपर सपा ने भी सवाल उठाया, बीजेपी ने भी सवाल उठाया। ऐसे सवाल है ना, बीजेपी के राज्य में, बीजेपी के कार्यकाल में इस देश का जो SC/SC एक्ट है उसको डाइल्यूट किया गया, बाकायदा दलितों ने आंदोलन किया। आंदोलन करना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन 2 अप्रैल के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार ने उसके अंदर हिंसा फैलाई और इस उत्तर प्रदेश के 1 लाख दलित वर्ग के जो लोग थे, और उसमें लोग कौन थे, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके ऊपर मुकदमे डाले। ये भी एक सच्चाई है। ऐसी ही गलती अखिलेश जी ने की, ऐसी ही गलती कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने की। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि मैं भी इसी मट्टी में पला बड़ा हूं, मेरठ की जनता की भी कुछ समस्याएं हैं। देखिए ये ऐतिहासिक भूमि है, और आपने जो क्राइम की बात की है, क्राइम की परिकल्पना के पीछे कहीं ना कहीं एक न्याय पाने की भी एक व्यवस्था है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि यहां के लोगों को न्याय पाने के लिए जो न्याय की दूरी है वो पाकिस्तान से कम है, और जो इलाहाबाद है वहां से कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई देती है। हमारी मांग ये है, पूरे पश्चिम के लोगों की मांग है, और ये आंदोलन देश में चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन है। बेंच होनी चाहिए। एक सवाल और, मुझे लगता है ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शायद सब समर्थन करते हैं। एक सवाल और कहूंगा, देखिए मेरी एक शिकायत बीजेपी से जरूर है। ठीक है, विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहीं ना कहीं धार्मिक विकास किया, यह सच्चाई है। और धार्मिक विकास अयोध्या का होता है, काशी का होता है, मथुरा का होता है, लेकिन उस धार्मिक विकास के कुछ छींटे हस्तिनापुर के ऊपर भी आने चाहिए। जो हिंदू धर्म की अगर मान्यता में अगर अयोध्या का महत्व है, अगर आगरा आपका मथुरा का महत्व है, तो हस्तिनापुर आप कैसे छोड़ेंगे? अगर हस्तिनापुर में भी वो धार्मिक विकास हो जाता, यहां भी पर्यटन हो जाता। माननीय सांसद मोदी जी ने कई बार कहा, देखिए वो लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने कई बार कोशिश करी, लेकिन मजबूरी क्या रहेगी वो तो ये बताएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई, सबसे पहले 200 करोड़ रुपए का एक पुल, हस्तिनापुर की कनेक्टिविटी हमने कहीं ना कहीं, जो आपका बिजनौर का एक डिस्ट्रिक्ट है, 80 किलोमीटर की दूरी हमने कहीं ना कहीं दूरी करी। और मेरा मानना यह है कि देखिए हमको पार्टी पॉलिटिक्स, एक चीज और मैं कह दूं जल्दी से, अक्सर नहीं आप पश्चिम की बात करते हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि पश्चिम जो है या किसान ही रहते हैं। पश्चिम में किसान के साथ साथ ऐसी बहुत बड़ी आबादी है कि जो लैंडलेस पीपल है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक सवाल जरूर उठाऊंगा कि तमाम लोग ये कहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर इस देश में MSP लागू हो, लेकिन स्वामीनाथन की उस रिपोर्ट के उस हिस्से पे चर्चा क्यों नहीं जहां स्वामीनाथन ये कहते हैं कि जो लैंडलेस पीपल हैं उनको 1 एकड़ जमीन दी जाए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, गाँव के अंदर मात्र 5-5, 10-10 बीघे जमीन के ऊपर लोग खेती कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने एक्चुअल में जब यहाँ से जुड़े मुद्दे, कुछ जो रियल इश्यूज है वो उठाए। पर पंकज जी, आप तो इंडस्ट्री और जो यहाँ व्यापार है, क्योंकि कहते हैं ना अगर कहीं डेवलपमेंट होगा तो वहां व्यापार होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, और व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा तो और डेवलपमेंट होगा, समृद्धि भी आएगी। ये सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। ये जरूर ठीक है कि यहाँ पर विकास कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह से और डेवलपमेंट हो सकता है ताकि यहाँ समृद्धि हो? और आपको लगता है कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने छलांग लगाई है? अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो आपको लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर हुआ है यहाँ? सभी को नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। अशोक जी, आपने जो बात कही विकास की धुरी, या ये कहिए कि अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। जिस क्षेत्र की इंडस्ट्री बढ़ेगी निश्चित रूप से वहां पर प्रॉस्पेरिटी आएगी, विकास बढ़ेगा और वहां का व्यापार भी बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के अंदर भी MSME एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको बढ़ावा देना हमारी आवश्यकता ही है। बिल्कुल।
शायद मेरे ख्याल माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका भी फोकस एमएसएमई पर रहा। अगर जो प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर जो हमें यहाँ पे आवश्यकता है वो है कानून व्यवस्था की, जो कि कुछ वर्ष पूर्व हम लोगों को उसकी कमी महसूस होती। आपको लगता है कानून व्यवस्था खराब होने से व्यापार दिक्कत आती है? यस, ठीक। तो वहां कानून व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं थी। हमारे जो उद्यमी भाई थे, उन्होंने, कई लोगों ने तो उत्तराखंड की तरफ पलायन कर दिया। ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। और दूसरी, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की रंगदारी मांगी जाती थी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो, क्योंकि अब ये समय के गर्त में चले गए, उसका उठाना ठीक नहीं है, लेकिन इन कुछ समय से हम लोगों ने बहुत राहत महसूस करी। ठीक। इसलिए जो हमारे अपने यहीं के रेजिडेंट थे, लोकल रेजिडेंट जो बाहर चले गए थे, वो फिर दोबारा से आने शुरू हुए। और उसकी वजह से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मेरठ के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बढ़ा। सहारनपुर से लेके अब गाजियाबाद तक अगर जो इसी बेल्ट को ही देख लें, उधर बुलंदशहर, अलीगढ़ और ये सब एरियाज भी हैं, तो काष्ठ उद्योग है। काष्ठ उद्योग में कमी आने के बहुत कारण है, क्योंकि इस 2 वर्ष में जो ये कोरोना काल वैश्विक आपदा थी, उसके चलते बहुत सारे उद्योग बंद भी हुए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट भी इशू है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं आपके? कानून व्यवस्था तो सुधर गई, ठीक है। दूसरी, इंडस्ट्री के लिए एक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं, तीसरी बार के सांसद हैं, और उनको याद भी होगा कि जब पहली बार सांसद बन के आए कि तो हमने तभी से ये उठाया था कि मेरठ दिल्ली की दूरी बहुत कम हो जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं इनकी सराहना करता हूं कि इन्होंने हमारे पक्ष को अच्छी तरह से उठाया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश जी थे, उनके सामने भी अपने ये सब समस्या रखी, उन्होंने भी कुछ प्रयास करे हैं, लेकिन जो समय, जिस समय में हम लोगों को उसका सही उपयोग करने का मौका मिला, वो यही है। ठीक है। तो हम लोग तो ये समझते हैं कि इस समय में हमें जितनी भी कनेक्टिविटी थी, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी, और आप देख रहे हैं कि मेरठ से सारा जितना भी एरियाज है, चाहे वो हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, या सारी जितनी भी हमारी शहर हैं ये इससे लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी होगी। लखनऊ भी अब हम लोग 7 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसमें बाधा थी विकास के अंदर, उद्यमियों को आगे बढ़ाने के अंदर, कि कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। तो सर ये सब मिल गया। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, अब क्या आगे क्या चाह रहे हैं आप? चुनाव का मौका है, क्योंकि अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जी, मैं रखना चाहूंगा। ये जल्दी से, कम से कम समय, फिर मैं पांडे जी के ये पास। सारे विषय तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि जो एक पृष्ठभूमि है, हाँ ठीक है, मैं वो समझ भी गया। हमें बतानी बिल्कुल चाहिए कि बिल्कुल कहाँ हम बिल्कुल खड़े थे, कहाँ आज खड़े हैं, बिल्कुल। और कहाँ हमारी अपेक्षाएं हैं। ठीक है। हमारी अपेक्षा सरकार से ये है कि सबसे पहले तो हमारे कुछ नियम कानून या पॉलिसीज जो बनी है एमएसएमई के लिए स्पेशल, क्योंकि आईआईए एमएसएमई की संस्था है, उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आई, ठीक है, लेकिन हमका धरातल पे या जमीनी स्तर पे हमें उसका फायदा नहीं मिला। ओके। ओडीओपी मेरठ के लिए स्पोर्ट इंडस्ट्री को चुना गया था। ठीक है। बहुत प्रॉस्पर इंडस्ट्री है, विदेशों में नाम है उसका, और मेरे ख्याल यहाँ के प्रोडक्ट्स है पूरे दुनिया के विश्व भर में खिलाड़ी लोग खेलते हैं। उन बैट से या और जो भी उपकरण है। यूनिवर्सिटी हमें दी, ये हमारी बहुत पूर्व समय से मांग थी हम उद्यमियों की, ठीक है सर। हमारा उद्यम तेजी से तब बढ़ेगा जब हमें इंडस्ट्री के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी मिले। ओके, वो भी हो गया। उधर कृषि, मैं एक बहुत अहम मुद्दा उठाने जा रहा हूं यहाँ पे, कि हमारा जो ये दोआब का क्षेत्र है, गंगा जमुना के बीच का, जो कि सतीश जी बता भी रहे थे, ऐतिहासिक जमीन है मेरठ और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ कृषि बहुत ही उत्तम किस्म की है और किसान प्रॉस्पर भी है। ठीक है। जबकि कहने को तो कहते हैं गन्ना बेल्ट है, गुड़ की मंडी हमारी मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, बहुत उन्नत है। हाँ। तो इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री वाले लोग, एमएसएमई वाले स्पेशली, हाँ। हमने उसके लिए डिमांड करी थी पहले भी कि ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए जो कि हमारे उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएं। ठीक। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और ये सांसद जी बैठे हुए हैं,
पिछले इनके टेन्योर में हाँ। हमने फूड पार्क की भी एक डिमांड करी थी कि ठीक किस है, क्षेत्र में। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इशू है। राजेंद्र जी जब समय होगा इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं पहले पांडे जी के पास जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ ऑडियंस के भी सवाल लेने हैं, जनता के भी सवाल लेने हैं। पांडे जी, आप तो देखते हैं दिन भर तमाम नेताओं को अपने अपने हिसाब से मुद्दे उठाए, लोगों ने अभी इस मंच पे भी उठाए। अगर मैं आपसे कहूं, आपको क्या लगता है रियल इश्यूज यहां पर क्या है जो पार्टियां उठाती हैं, लोगों के दिल में खटाक से लगते हैं? जब चुनाव शुरू होने को था तो मुद्दे अलग अलग थे, इश्यूज थे, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चल रही थी। उस समय लग रहा था कि विकास कहीं ना कहीं आगे बढ़ चलेगा। ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख पहले चरण में नजदीक आती जा रही है, 10 तारीख, जहां जहां होना है, धीमे धीमे दोनों ही दल, चाहे वो पक्ष और चाहे विपक्ष, दोनों ही दल आके कहीं फोकस हो गए हैं कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। दोनों ही दल कानून व्यवस्था पे फोकस हैं। बात जब पलायन की उठती है, बात जब मुजफ्फरनगर दंगे की उठती है, बात जब रात में सुरक्षा अथवा असुरक्षा की उठती है, तो कहीं ना कहीं फोकस हो रहा होता है कानून व्यवस्था। इसलिए दोनों ही दल इस समय, पक्ष और विपक्ष, फोकस हैं कानून व्यवस्था पर, और आज की तारीख में वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।